using second law of motion, derive the relation between force and acceleration. Derive the relation between force and acceleration. Using second law of motion, derive the relation between force and acceleration. Full stop. A bullet of 10 gram strikes a sandbag, at a speed of 10 meter per second. At a speed of 10 meter per second. At a speed of 10 meter नहीं है, 10 की power 3 meter per second, and gets embedded after traveling 5 centimeter. And gets embedded after traveling 5 centimeter. Full stop. Calculate first part, the resistive force exerted by the sand on the bullet. The resistive force exerted by the sand on the bullet. Exerted by the sand on the bullet. Second part क्या पूछ रहे हैं? The time taken by the bullet to come to rest. The time taken by the bullet to come to rest. The time taken by the bullet to come to rest. अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये. इसमें क्या है, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो एक तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए मुझे फोर्स में और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन डिराइव करना है. तो वो रिलेशन क्या होगा देखिएगा. यहाँ लिखें एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ force is directly proportional to rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. ये हो गया, ठीक है. तो F is directly proportional to rate of change of momentum. मोमेंटम में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम. हम रेट की अगर कहीं पर भी बात करते हैं तो रेट किसका निकाल रहे हैं हम, चेंज ऑफ मोमेंटम का. तो मोमेंटम में जो चेंज है उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा. अब देखिएगा हम यहाँ कहेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन.
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब किसी भी चीज़ में चेंज कैसे निकाला जाता है, उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, mv माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, mv माइनस mu अपॉन टाइम टेकन इज t। F is directly proportional to m कॉमन ले लिया v माइनस u अपॉन t, m कॉमन ले लिया, ये हो गया v माइनस u अपॉन t, ये आ गया। तो F इज इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है तो हम कोई कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं, तो हमने कांस्टेंट k यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू k इंटू m और v माइनस u अपॉन t क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। जनरली k इज इक्वल टू 1, हम k को 1 के बराबर ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू ma। ये रिलेशन हो गया फोर्स और एक्सेलरेशन में। तो पहले पार्ट में इन्होंने ये पूछा था कि यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्राइक्स उन्होंने बोला कि स्ट्राइक्स अ सैंडबैग। अब सैंडबैग क्या होता है, सैंडबैग ये होता है कि जैसे ये यहाँ पर ऊपर तो सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत है, और छत से हमने एक सैंडबैग लटका रखा है। सैंडबैग आप जानते होंगे, सैंडबैग वो होता है वो जिसमें बॉक्सिंग करी जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, बड़ा मतलब हैवी बैग होता है, बैग होता है, उस बैग के अंदर सैंड भरा होता है और उस पर बॉक्सर्स जो है वो बॉक्सिंग करके प्रैक्टिस करते हैं। तो इस पूरे के अंदर रेत भरा हुआ होता है। अब यहाँ से एक बुलेट आई, अब बुलेट ऐसे चलती हुई आई, और बुलेट जो है, बुलेट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट जो है इसमें स्ट्राइक करती है, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक करती है बुलेट, और स्ट्राइक करने के बाद फिर थोड़ी दूर तक ट्रैवल करके और फिर गेट्स एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब इसके अंदर फंस के रह जाती है। तो कितना ट्रैवल करके फंसती है वो बोल रहे हैं कि बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर तक तो ट्रैवल करती है। अब अगर मान लीजिए कि बुलेट जो है, बुलेट इतनी ज़्यादा स्पीड से जाती कि वो इस सैंडबैग में यहाँ घुसती और यहाँ से इसको मतलब क्रॉस करते हुए और फिर पीछे वाले जो इसका सेक्शन है वहाँ से उसको भी मतलब फाड़ती हुई और पीछे निकल जाती। तो तब तो हम ये बोल देते कि हाँ भाई, अब उसमें तो हम ये बता ही नहीं पाते कि वो उसके अंदर एम्बेड हुई है नहीं, क्योंकि वो तो आर पार निकल गई। अब उन्होंने बोला कि वो यहाँ पर स्ट्राइक करती है और यहाँ पर फंस जाती है। तो कितना ट्रैवल करा उसने करा 5 सेंटीमीटर ट्रैवल। तो हम ये लिखेंगे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, s। ये कितना ट्रैवल करा उसने 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करिए, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5/100 मीटर आ गया, जिसको हम 0.05 मीटर बोल सकते हैं। तो ये तो s हो गया। उसके बाद क्या है कि ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो u है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया। अब एम्बेडेड का मतलब क्या है कि फंस गई। फंसने का मतलब क्या है कि फाइनली उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 0 हो गई।
फाइनली उसकी स्पीड जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिएगा मेरे पास s है, u है, v है, मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा वो देखिएगा। हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं तो वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर, u कितना है 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा 0.05, ठीक है। अब पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 6, 2 5 10, तो a इंटू 10 अपॉन 100, इंटू 10 अपॉन 100 ये हो गया। अब ये 0 से 0 कट गया तो a इंटू 1 अपॉन 10 क्या हो गया, और 10 की पावर 6 को इधर ले आओ तो माइनस 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 इंटू a कितना हो गया a अपॉन 10। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है कि 10 की पावर 7 जो है और वो भी माइनस में आया हुआ है, तो माइनस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भाई हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो रुकने वाला है, मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है तभी हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया है। तो नेगेटिव में आ गया माइनस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये करने के बाद में अभी तो एक्सेलरेशन निकला है, उन्होंने पूछा कि फाइंड द रेसिस्टिव फोर्स। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में इसके क्या पूछा था, जरा क्वेश्चन में देख लूं, मैंने मिटा दिया है। क्वेश्चन में है फर्स्ट पार्ट में द रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट, ठीक है। तो जो सैंड है, सैंड ही तो उस पर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, तो फोर्स लगा रहा है किस पर, बुलेट पर लगा रहा है। तो बुलेट का मास कितना दे रखा है, बुलेट का मास दे रखा है बेटा कितना, 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम। तो फर्स्ट पार्ट में है रेसिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय sand on bullet is equal to ma, mass into acceleration। मास कितना दे रखा है अभी 10 ग्राम, और ग्राम कभी भी ऐसा यूनिट नहीं होती मास की। तो 10 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना, माइनस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 10 अपॉन 1000 इंटू माइनस 10 की पावर 7। तो ये क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -2। तो माइनस 10 की पावर 7 -2, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो ये हो गया माइनस 10 की पावर 5 न्यूटन। बताओ भाई समझ में आ गया। रेसिस्टिव का मतलब होता है रोकने वाली फोर्स। तो रोकने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कि बुलेट तो इस डायरेक्शन में आ रही है लेकिन रोकने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इस वजह से, क्योंकि वो जो रेसिस्टिव फोर्स है वो एक अपोजिंग फोर्स है, इस वजह से साइन नेगेटिव आया है। समझ में आ गया। आयुष, अनवी, जयंत, निखिल, ह्यूमन बीइंग, सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो जी ठीक है। तो ये हो गया माइनस 10 की पावर 5 न्यूटन। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया टाइम के आगे, टी निकालना है ना। ए हमें पता है माइनस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
u मैं जानता हूँ कितना है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, और v भी हमको पता है v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो भाई v u a और t, तो कौन सा इक्वेशन लगा है यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, u कितना है 10 की पावर 3, a कितना है माइनस 10 की पावर 7, और t कितना है, t तो t ही है। अच्छा जी, अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 7 t। इसको इधर ले आओ, तो 10 की पावर 7 इंटू टी इज इक्वल टू 10 की पावर 3, ये हो गया। तो t इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 7, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस 7, मतलब 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड। इतना कम टाइम लगा बुलेट को रेस्ट में आने, 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड। बताओ जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा। डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए जरा बस। एक मिनट वेट करिए। नेक्स्ट नोट करें, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स using the second law of motion, full stop. A force of 5 Newton produces an acceleration a force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square. An acceleration of 8 meter per second square on a mass m1
mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square. And an acceleration of 24 meter per second square on a mass m2. On a mass m2, full stop. What acceleration would the same force provide? What acceleration will the same force provide? Will the same force provide if both the masses are tied together? If both the masses are tied together, derive the unit of force using the second law of motion. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए आपको फोर्स की यूनिट डिराइव करनी है. तो आप लिखें यहाँ पर बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to m. It implies that वो कह रहे हैं डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट बतानी है. तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is also termed as Newton. N, which is also termed as Newton. N ये हो गया. उसके बाद देखिए a force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square. Force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on a mass m2. What acceleration will the same force provide if both the masses are tied together? ठीक है. तो केस 1 ये समझ में आ गया ना कि जो यूनिट है फोर्स की वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ये सबको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई फोर्स की यूनिट, जिसको हम न्यूटन भी बोल देते हैं. इसके बाद केस 1 है कि फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन. फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको F1 बोल दो, इसको A1 बोल दो. ठीक है. और जो मास है, मास जो है वो दे रखा है m1. मास दे रखा है m1 जो कि मुझे नहीं पता कि क्या है, वो मास में निकालूंगा. तो हम ये कहेंगे F1 फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो F1 इज इक्वल टू m1 इनटू A1. अब F1 कितना है 5, m1 हमें नहीं मालूम और A1 कितना है 8. तो m1 कितना हो गया 5/8 किलोग्राम. ठीक है जी. ये तो आ गया हमारे पास m1. उसके बाद केस सेकंड में उन्होंने कहा कि a force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on a mass m2. यानी कि सेम फोर्स है, 5 न्यूटन की ही फोर्स है. अगर उसको मास m2 पर लगाया जाए तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
तो F2 सेम है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास है M2 जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो फिर वही चीज़ कि F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। तो M2 कितना हो गया, M2 हो गया F2 अपॉन A2 है ना। तो F2 कितना है 5 और A2 कितना है 24, तो 5 अपॉन 24 किलोग्राम, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं what acceleration will the same force provide if both the masses are tied together। अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए तो सेम फोर्स यानी कि वही 5 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगी, ये कैलकुलेट करना है। देखिए केस 3, when both the masses are tied together तो टोटल मास कितना हो गया कैपिटल M, इसको बोल दो M1 प्लस M2, ठीक है। M1 प्लस M2, M1 कितना है 5/8 प्लस M2 कितना है 5/24, दोनों में 5 है न्यूमरेटर में से 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/8 प्लस 1/24, 5 इधर है और 8 और 24 का एलसीएम क्या हो गया 24। तो भाई 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस 24 1 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4। देखिएगा सॉरी 24 1 ज़ा 24 1 1 ज़ा 1 आएगा, तो 5 इंटू 4/24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये हो गया 5/6 किलोग्राम। तो टोटल मास, दोनों का टोटल मास, दोनों को अगर बांध दिया जाए एक साथ तो टोटल मास ये आ गया। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल ए बोल दो, वहाँ A1 A2 लिया, यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F/m यानी कि F डिवाइडेड बाई M, और भाई फोर्स वही है सेम 5 न्यूटन की, तो 5 डिवाइडेड बाई M कितना है 5/6, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, यहाँ 5 से 5 मिल गया, एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी भाई, तबीयत जरा गड़बड़ी है, आज इतना ही कर लो, ठीक है। बच्चे भी कम है, आज इतना ही कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, कुछ पूछना हो तो। सर मैंने आपको डाउट छोड़ दिया, अभी देख रहा हूँ तो। अच्छा भाई, इनमें टाइम लग जाएगा, आज अर्जेंट तो नहीं है, कल करा दूँ? सर कल ही थैंक्स दे दूँगा। हाँ सर मैं कल ही थैंक्स दे दूँगा। अरे भाई मुझे पहले बता देते तो। अच्छा आपका 15 एक तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने परसों करवाया था। ट्रक ऑफ मास m is moved under a force F if the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck।
and the driving force is hard, then how does the acceleration change? क्वेश्चन नंबर 13, 15 तुमने 2 बार भेज दिया मेरे को। मतलब कुल मिलाकर 13, 14 और 16 ये 3 क्वेश्चन देखने हैं। ये स्कूल में करवाए गए या क्वेश्चन सी वाले? नो सर। मुझे लगता नहीं है कि वैसे ये पूछे जाएंगे, पर मैं इसमें से 13 तो आपको करवाता हूँ अभी। उन्होंने बोला सपोज अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट एन इनिशियल स्पीड विद एन इनिशियल स्पीड v. Its speed decreases continuously till it becomes 0. Thereafter the ball begins to fall downward and attains the speed v again before striking the ground. It implies that the magnitude of initial and final momentums of the ball are same. Yet it is not an example of conservation of momentum. It is not an example of conservation of momentum. Explain why. भाई छोड़ दो इसको, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पलर में ट्राई करा होगा ना तुमने ये? ठीक है। हाँ छोड़ दो इसको, नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपने 2 बार मेरे को लिखकर भेजा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये मैंने परसों करवाया था, देख लो एक बार दोबारा। 15 बेहद आसान है। उन्होंने ये बोला है कि a truck of mass m is moved under a force F. If the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck. मतलब केस फर्स्ट देखो कि मास कितना है, ट्रक का मास लेते हैं पहले, सबसे पहले कैपिटल M, ट्रक का एक्सेलरेशन उसको स्मॉल ले लिया। सबसे पहले इन्होंने पहली लाइन में यही बोला है, a truck of mass capital M is moved under a force capital F. तो फोर्स कैपिटल F ही दे रखी है, ये 2 चीज़ें दे रखी है, मुझे A निकालना है, A। तो हम ये कहेंगे F इज इक्वल टू M इंटू A। F कितना है, F के बराबर, M कितना है, कैपिटल M के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई A। A निकालना है, तो A कितना हो गया, F अपॉन M। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर केस 2 देखो, केस 2 में बोल रहे हैं द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड द ड्राइविंग फोर्सेस हार्ड मतलब आधा कर दिया जाता है। तो इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, यानी कि अब नया मास जो है, अब जो मास हो गया वो ट्रक पर उसके मास के बराबर ही एक मास और रख दिया गया। तो ट्रक का मास कैपिटल M था, अब उसमें M और ऐड कर दिया गया, मतलब उतना ही मास उसके ऊपर लोड भी कर दिया गया, तो टोटल हो गया 2M। और जो ड्राइविंग फोर्स है जो F है उसको आधा कर दिया गया, F हो गया F/2। तो वो पूछ रहे हैं हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, एक्सेलरेशन में क्या बदलाव आएगा वो बताइए। तो इसको आप नया एक्सेलरेशन है तो A डैश मान लो, A डैश इज इक्वल टू F अपॉन M होता है, और F कितना है, F डैश मान लो इसको M डैश मान लो, तो F डैश अपॉन M डैश। तो इसका मतलब F डैश डिवाइडेड बाई M डैश, F डैश डिवाइडेड बाई M डैश। तो E डैश कितना हो गया, E डैश इज इक्वल टू F डैश कितना है F/2 डिवाइडेड बाई M डैश कितना है 2M। तो 2M, तो 2M का मतलब क्या हो गया, एक तरह से 2M अपॉन 1, डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो और इसका रेसिप्रोकल ले लो। F इंटू 1 इज F, 2 इंटू 2 इज 4, 1/4 इंटू M अपॉन M। अब F अपॉन M कितना है, A है, तो 1/4 A। तो लिखिएगा
acceleration becomes 1/4 of its original value. एक्सेलरेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 बन जाएगा. बताइए ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है. 16 बताता हूँ. 13 करने की तो जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो आप, क्योंकि वो उस लेवल का क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाएंगे. अगर दे भी दिया कर नहीं पाएंगे. 16 देखिए, मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम A to B with a uniform speed of 30 km/h and returns back with a speed of 20 km/h. Find its average speed. ठीक है. तो इज फर्स्ट एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B. तो मोटरसाइकिलिस्ट A से B तक जाता है. A से B तक जाता है तो उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AB. कितनी लेंथ है उसकी छोड़ो, वो हमें नहीं पता, उसको छोड़ो. तो डिस्टेंस तो हो गया AB और स्पीड कितनी है? 30 km/h. तो स्पीड कितनी है? 30 km/h. ठीक है. तो इसको D1 बोल दो, S1 बोल दो, और ऐसी टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा D1/S1. D1/S1 मतलब AB/30. AB/30 R. ये हो गया. यहाँ तक समझ गए कि नहीं? बताओ. दिखाई दे रही है? Yes, sir. ये D1 हो गया D1/S1 यानी कि AB/30 आवर्स. क्योंकि स्पीड किलोमीटर/आवर में दे रखी है तो टाइम भी आर में ही आएगा. केस सेकंड, हम मोटरसाइकिलिस्ट रिटर्न करता है, वापस लौटता है. B से A वापस आएगा. तो अब डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस जो है वो भी तो AB ही होगा. चाहे लेंथ AB बोलो, भाई मेरे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस सेम ही तो होगा. तो उसको आपने AB ही बोल दिया. उसके बाद जो वो रिटर्न करता है 20 km/h की स्पीड से. 20 km/h. तो T2 कितना हो जाएगा? D2/S2. T2 इज इक्वल टू AB/20 आवर्स. ये हो गया. ठीक है. अब वो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड निकालो. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये होता है एवरेज स्पीड. ठीक है. ये 30 km/h है और ये 20 km/h है, तो दोनों का एवरेज मत निकाल देना. 30 + 20/2 मत कर देना, गलत हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D1 + D2 अपॉन टोटल टाइम क्या है? T1 + T2. D1 भी AB है, D2 भी AB है. लिखो AB + AB. T1 + T2 कितना है? T1 है AB/30 और T2 है AB/20. अब क्या करो? न्यूमरेटर में AB + AB कितना हो जाएगा? 2AB. AB + AB कितना हो जाएगा? 2AB. और डिनोमिनेटर में AB ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1/30 प्लस 1/20. अब ये AB से AB कट गया है ना, तो ऊपर तो बचा 2 और नीचे क्या है? 30 और 20 का ले लिया LCM, वो होता है 60. 30 2 × 60, 2 × 3, 20 3 × 60, 3 × 3. तो 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3/60 यानी कि 5/60. मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 60/5. 5 × 60, 2 × 24. 24 km/h इसकी एवरेज स्पीड है. समझ गए? Yes, sir.
अब एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, वो बोल रहे हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ऐसे आपको, टाइम दे रखा है सेकंड में, और इधर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट मीटर में। जीरो, 50 और 100। और ये हो गया 100। बोल रहे प्लॉट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, आप ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लगातार कम होता जा रहा है, तो 0 से 50 सेकंड तक। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है मुझे, इधर टाइम हो गया सेकंड में, इधर होगी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। हाँ, तो 0 वाले सेकंड पर जब डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी भी 0 होगी। 50 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 50 सेकंड में वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि 100 अपॉन 50, 50 टू 52 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50 सेकंड, 50 सेकंड में इधर देखो 1 और इधर देखो 2, वो 50 सेकंड में बढ़ते बढ़ते 2 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई। तो यहाँ देखिए 100 सेकंड, 100 सेकंड पर जब डिस्प्लेसमेंट भी 0 तो आपकी वेलोसिटी भी 0। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया इसका। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है। और भाई पहले बता दिया करो, कभी भी ऐसा हुआ करे तो पहले बता दिया करो कि एग्ज़ाम है, तो मैं पहले वो करा देता हूँ आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं। ओके।